नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थी, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम संस्करण का वक्तव्य तथा विषय सूची को बड़े अच्छे ढंग से देखा था और यह भी देखा था कि किस प्रकार प्रश्न बनकर आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे वृत्त संग्रह कहा, किसे बड़ा वृत्त संग्रह कहा या किसे बड़ा भारी वृत्त संग्रह और उसके साथ साथ प्रकांड का वृत्त संग्रह कहा। हम लोगों ने यह भी देखा कि उनका एक महत्वपूर्ण कथन कि सारे रचनाकाल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वित्र संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो ये सब महत्वपूर्ण कथनों के माध्यम से और विषय सूची को समझते हुए हम लोगों ने यह भी देखा कि आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा। तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि आदिकाल को कुल 4 प्रकरण में, पहले प्रकरण में सामान्य परिचय, दूसरे प्रकरण में अभ्यंग काव्य, तीसरे में वीर गाथा काव्य या फिर जिसे हम देश भाषा काव्य भी कह सकते हैं, और चौथे प्रकरण में फुटकल रचना है जिसमें अमीर खुसरो और विद्यापति को सम्मिलित किया। हम लोगों ने देखा कि भक्ति काल को कुल 6 प्रकरणों में, रीति काल को कुल 3 प्रकरणों में। तो एक मोटा मोटा खाका हम लोग के मस्तिष्क में बन चुका है कि किस प्रकार हमें इनके इतिहास ग्रंथ को पढ़ना है। तो विद्यार्थियों, आज हम काल विभाग और सामान्य परिचय प्रकरण 1 को पढ़ेंगे और देखेंगे कि जहां से ढेर सारे प्रश्न नेट में पूछे गए हैं और प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो लेक्चर में कि देखिए किस तरह प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना शुरू करते हैं कि देखिए काल विभाग में इन्होंने क्या बताया। ठीक है, तो देखिए काल विभाग में इन्होंने जनता और साहित्य के संबंध को स्थापित किया। ठीक है, और वो साहित्य की वो परिभाषा दी जो परीक्षाओं में हमेशा किसी न किसी परीक्षाओं में, ठीक है, वो किसी भी स्तर की परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न बनकर आता ही आता है। तो हम काल विभाग को बहुत ध्यान से देखेंगे और प्रश्नों को भी देखेंगे किस प्रकार हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो विद्यार्थियों, यह परिभाषा परीक्षा में कई बार प्रश्न बनकर आ चुका है, तो इसे हम लोग समझेंगे ये कहना क्या जा रहा है आचार्य शुक्ल। देखिए हमसे ये कह रहा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे अभी मान लीजिए आज जो साहित्य प्रचलित हो, ठीक है, तो आज की जनता के वो चित्तवृत्ति का क्या होगा, संचित प्रतिबिंब होगा। तो वही शुक्ल करें जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, ठीक है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है, मान लीजिए आज कुछ चित्रवृत्ति है, जब हम पढ़ते हैं आज के साहित्य को जो लोकप्रिय है तो हमें ये पता चलता है कि जनता की चित्रवृत्ति कैसी है, तो उसका एक संचित प्रतिबिंब हमें इमेज मिल जाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, हम देखिए कभी फेसबुक का जमाना था कि फेसबुक बहुत तेज गति से चल रहा था, सब लोग बहुत इंटरेस्टेड थे फेसबुक पे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन हुआ और हम लोग इंस्टाग्राम की तरफ शिफ्ट हो गए। तो वही शुक्ल जी यहाँ कह रहे हैं कि तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ, मतलब जब आपकी चित्तवृत्ति बदली तो साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आदि से अंत तक, मतलब शुरू से और अंतिम तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए जब हम साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाते हैं, ठीक है, सामंजस्य दिखाते हैं, तो वही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, और यह परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण कई बार परीक्षाओं में बन चुका है। ठीक है, तो हम ये ध्यान रखेंगे इस परिभाषा को हमें पूरा याद कर लेना है। ठीक है, पढ़ना ही नहीं, पूरा याद कर लेना है कि अगर कभी हमसे इंटरव्यू में पूछे कि साहित्य के इतिहास को परिभाषित करिए, आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार साहित्य के इतिहास को परिभाषित किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार साहित्य के इतिहास को परिभाषित किया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं, कहते हैं ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है, साहित्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शुक्ल जी क्या रहते हैं, यहाँ भी संचित शब्द है लेकिन वहां संचित कोश है, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। स्पष्ट,
तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है, होता चला जाता है, और आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना क्या कहलाता है? तो उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब देखिए, यह भी प्रश्न बन चुका, और यह प्रश्न बनना नेट दिसंबर 2023 में कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ठीक है, जनता की चित्तवृत्ति क्या होती है? बहुत कुछ राजनीतिक होगी। देखिए, राजनीति है तो सांप्रदायिकता, देखिए आपको याद करना है। ठीक है, राजनीति होगी तो सांप्रदायिकता, आप समझ लीजिए कि सांप्रदायिकता जो है राजनीति का अस्त्र है। ठीक है, आजकल यूज ही होता है इसका। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति है तो सांप्रदायिक होगा, और व्यक्ति सामाजिक है तो धार्मिक। ठीक है, ऐसे आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, याद करने के लिए कि राजनीति, सांप्रदायिक, धार्मिक, सामाजिक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं आपको। कह रहे हैं अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा? ठीक है, हमसे देखिए प्रश्न कैसे पूछा। नेट दिसंबर 2023 में कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है? ठीक है, हम लोगों ने देखा कि व्यक्ति अगर राजनीतिक है तो सांप्रदायिकता उसमें होगी, सामाजिक है तो धार्मिक होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह दिए सांस्कृतिक। अब देखिए आप अच्छे से नहीं पढ़े, तुरंत प्रश्न गलत हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा अब लगाएं क्या हम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, ये गलत है। ठीक है, इस परिस्थिति का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर किस परिस्थिति का जिक्र किया? धार्मिक परिस्थिति का जिक्र किया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बन रहे हैं तो हमें कितनी गंभीरता से पढ़ना होगा ये तो स्पष्ट ही है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ है। ठीक है, हमें ये बात ध्यान रखनी होगी हिंदी साहित्य का विवेचन करने में कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ है, ये सब बातें भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, आचार्य शुक्ल स्पष्ट कह रहे हैं कि उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? तो 4 भागों में। और यहाँ से कितनी बार प्रश्न बना है कि वीर गाथा काल किसने कहा? वीर गाथा काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक माना? ठीक है, देखिए इसको ना पढ़िए, इससे आपको होगा कंफ्यूजन। ठीक है, आप सीधे यहाँ से पढ़िएगा क्योंकि शुक्ल ने यही बताया और आप यहीं से पढ़िए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375। ठीक है, वीर गाथा काल का समय आचार्य शुक्ल जी ने कितना माना? संवत 1050 से 1075 तक, 1375 तक माना। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। वीर गाथा काल का समय आचार्य शुक्ल जी ने कब से माना? तो 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक माना। ठीक है, अब देखिए भक्ति काल का संवत 1375 से 1700 माना। ठीक है, भक्ति काल का समय। अब देखिए एक बात और स्पष्ट हो रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? तो वीर गाथा काल कहा। ठीक है, भक्ति काल को भक्ति काल ही कहा, रीति काल को रीति काल ही कहा, आधुनिक काल को गद्य काल का, और यह प्रश्न बन चुका है। ठीक है, अब देखिए रीति काल का समय कब से कब तक माना? तो संवत 1700 से 1900 माना। ठीक है, अब देखिए गद्य काल का समय कब से कब तक माना? तो संवत 1900 से 1984 तक गद्य काल का समय माना। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या बताया जा रहा है। कह रहे यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल और प्रकार की रचनाएं होती रहीं। ठीक है, मतलब शुक्ल कह रहा है कि यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया, ऐसा नहीं कि केवल इसी तरह की रचना हो रही थी, बल्कि शुक्ल कह रहे हैं पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। मतलब उसमें और भी रचना, जैसे वीर गाथा काल नाम दिया क्या?
क्या विषम देव रासु श्रृंगार पर रचना नहीं है? तो शुक्ल वही स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, मैं क्या किया हूँ, मैं ये नामकरण बताने मतलब शुक्ल जी कह रहे हैं कि मैं नामकरण बताने में उस काल में जो है निर्दिष्ट जो रचनाएं हैं उसकी संख्या, जिसकी संख्या थोड़ी अधिक है, ठीक है, मान लीजिए अगर 20 ग्रंथ है, तो अगर 10 वीर गाथात्मक है, वीर रस पे आधारित है, तो मैंने वीर गाथा काल कह दिया है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं जैसे भक्ति काल या रीति काल को ले तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे। अब जैसे आप भूषण को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या भूषण वीर रस में नहीं लिखते थे? लिखते थे। कह रहे जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि वीरता पूर्ण रचनाएं भक्ति काल और रीति काल में नहीं होते थे, उस काल में भी होते थे। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी। पीछे संक्षेप में अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। ठीक है, मतलब पहले तो मैं महत्व दूंगा जिस प्रवृत्ति के अनुसार मैंने रचना की, मैंने नामकरण रखा, नाम रखा उस काल विभाग का। ठीक है, बाद में मैं उससे अतिरिक्त जैसे मान लीजिए फुटकर रचनाओं में विद्यापति को भी रखूंगा, मैं अमीर खुसरो को भी रखूंगा। ठीक है, इस तरीके की बातें हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस प्रश्न को पुनः रिपीट करते हैं जो हमसे पूछा गया था। हमसे ये पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है? ठीक है, किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है? क्या सामाजिक परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है, या फिर राजनीतिक का, या फिर सांप्रदायिक का, या फिर सांस्कृतिक का? तो हम लोगों ने एक उत्तर पाया कि सांस्कृतिक परिस्थिति का जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांप्रदायिक परिस्थिति का जिक्र किया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों आदिकाल प्रकरण 1। ठीक है, जिसमें हम लोग सामान्य परिचय को समझेंगे कि कि किस प्रकार हम आदिकाल का समय कब से कब तक माने, और ये जो एक महत्वपूर्ण कथन है कि गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, और यहाँ से प्रश्न आप देखते होंगे कभी कभी जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दे देता है और हम परीक्षा के दबाव में ये सारे प्रश्न गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जानना जाए कि आदिकाल प्रकरण 1 में आचार्य शुक्ल ने किस बात की चर्चा की, तो सामान्य परिचय की चर्चा की है। देखिए यहाँ से भी नेट में प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, प्रकरण 1 2 3 4 दे दिया और मिलाने को दे दिया। तो ध्यान दीजिएगा, हमें ध्यान रखना है। देखिए पहले में क्या होगा, पहले में देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सामान्य परिचय। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए यहाँ से ना मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो प्रत्येक, अगर आप प्रश्न सॉल्व किए होंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ तो प्रत्येक जो है पंक्तियों से प्रश्न है, प्रत्येक वाक्य से प्रश्न है आचार्य शुक्ल के। अब देखिए कह रहे हैं कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अब देखिए ये भी प्रश्न बन चुका है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है, और विकल्प में ऐसे प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से, अवहट्ट से। ठीक है, तो आपका सटीक आंसर क्या होगा, प्राकृत प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कह रहे हैं कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। ठीक है, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं जैसे उस समय गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न आता है कि किससे किसका बोध होता है, ये हमसे गलत हो जाता है। और दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। अब जैसे देखिए दोहा दोहा कहने से अभ्रंश हटा के दे दे आपसे प्रचलित काव्य भाषा विकल्प में दे दे और आपको समझ में आए, आप खोजे अभ्रंश। तो यहाँ यह भी बात ध्यान रखना है। और ये कैसे सही हो हमारा, तो हम लोगों ने इसको ऐसे पढ़ा, मैंने बना लिया कि देखिए गाथा ग्रप, ठीक है, और अभ्रंश का मैंने बनाया। ठीक है, दो, मतलब देखिए अब आपको विद्वान नहीं बनना, आपको प्रश्न सही करना है। ठीक है, दो, गप्र दो, ये क्या है? अब वही जहां पढ़ रहे हो वही ट्रिक बना लीजिए। गप्र का मतलब क्या है, गाथा, गाथा प्राकृतिक, दोहा और अभ्रंश। ठीक है, गाथा से क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया, दोहा से क्या हो गया, अभ्रंश हो गया। और ये देखिए ये परीक्षाओं में दिमाग से उतर जाता है। ठीक है, आपको समझ ही नहीं आएगा अब मैंने पढ़ा क्या था, कि गाथा को कहीं मैंने अभ्रंश तो नहीं पढ़ लिया था। ठीक है, गाथा में
और हमने दोहा में कहीं प्राकृत को नहीं पढ़े, तो हम लोग एक साधारण सा ट्रिक बनाते हैं, वहीं लिख लेते हैं गप्र मतलब गाथा प्राकृतिक। दो का मतलब क्या हुआ, दो का मतलब ये हुआ कि दोहा अभ्रंश, और अभ्रंश को प्रचलित काव्य भाषा भी कहते हैं। ठीक है, एकदम हड़बड़ाना नहीं, एकदम ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए कह रहे हैं क्या, कह रहा है कि अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और युगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं सदी के अंतिम चरण में लगता है। ठीक है, अब देखिए एक शब्द हमारे लिए अभ्रंश के लिए कई शब्द का यूज कर रहे हैं शुक्ल जी। पहले तो कह रहे हैं अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा, ठीक है, फिर कह रहे हैं अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी भी इसको कह दे रहे हैं, और यह बता रहे हैं हमसे कि इसका सबसे पुराना पता अगर आपको लेना है ना, तो आप देख सकते हैं तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर, और उसका एक समय भी बता रहे हैं कि 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रश्न बन सकता है, या तो सीधे ऐसे कथन पूछ लेगा कि अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है, यह उक्ति किसने कही। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल, या तो फिर आपसे घुमा के अगर पूछ लिया कि अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर, पता तो चलता है लेकिन उसका समय बताइए। ठीक है, तो आपको बताना होगा 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मुंज और भोज के समय के लगभग तो ऐसी अभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। ठीक है, मतलब मुंज और भोज के समय, उनका समय बता रहे हैं संमत 1050 के लगभग, ऐसी अभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। फिर आचार्य शुक्ल कह रहे हैं अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संमत 1050 से लेकर संमत 1375 तक, अर्थात अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। देखिए एक तो पहले आचार्य शुक्ल ने समय बता दिया कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संमत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। मतलब ठीक है, क्या कह रहे हैं कि संमत 1050 से संमत 1375, ये तो एक समय सीमा हो गया। फिर बता रहे हैं कि अगर आप अनुमान लें, ठीक है, तो महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ठीक है, पीछे तक मतलब बाद तक। अब देखिए कह रहे हैं यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है, लेकिन जो जनश्रुति है ना, वो इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है, और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहे में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। ठीक है, और ये शिव सिंह सरोज के अनुसार, ठीक है, पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, लेकिन आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने भी जो है संवत 1050 से 1375 तक आदिकाल का समय माना। अगर हम व्यक्ति विशेष को ध्यान रखें तो प्रिय विद्यार्थी एक उत्तर हमारे सामने आता है कि महाराजा भोज के समय से लेकर वीर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है, लेकिन कह रहे हैं फिर क्या कि धर्म नीति श्रृंगार वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। ठीक है, मतलब आचार्य शुक्ल निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि जो ये 150 वर्षों की दीर्घ परंपरा है अपने विद्यार्थियों, वह किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है, लेकिन आपको अगर कुछ जानना है कि उसमें किस प्रकार की रचना है, तो धर्म से संबंधित, नीति से, श्रृंगार से, वीर से, सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। ठीक है, इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, ठीक है, अब देखिए अनिर्दिष्ट मतलब निर्धारित नहीं है कि हाँ कौन सी लोक प्रवृत्ति है, वो निर्धारित ना हो, किसी एक लोक प्रवृत्ति का निर्धारण ना हो। ठीक है, कि उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बदती हुई पाते हैं। ठीक है, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या स्पष्ट है, कह रहा है राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। और यही महत्वपूर्ण है, ठीक है, यही महत्वपूर्ण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा, तो वीर गाथा काल कहा। अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, कह रहे हैं दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें तो कुछ असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। ठीक है, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ संदिग्ध है और उसमें कुछ असंदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा भ्रंश या प्राकृताभास, ठीक है, और उसका हिंदी है। ठीक है, प्राकृताभास को और डिफाइन कर रहे हैं कि प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध। ठीक है, प्राकृताभास का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध। ठीक, मतलब जो असंदिग्ध सामग्री है उसकी भाषा क्या है, तो अभ्रंश है। अभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृताभास मतलब प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। अब देखिए इस अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है। ठीक है, क्या है, कह रहे हैं कि इस अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय क्या है, यह है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है। जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं, जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं, यह उस समय के कवियों की भाषा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिखे ही हैं, विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आज भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिखे ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। ठीक, उसके साथ साथ क्या किया इन्होंने, विभक्ति या कारक चिन्ह क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। ठीक है, अब देखिए बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप ना लेकर कवि और चरण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्षों पहले कवि परंपरा रखती चली आती थी। ठीक है, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि बोलचाल की भाषा घिस घिसा कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप ना लेकर कवि और चरण आदि भाषा का बहुत कुछ वह व्यवहार में लाते थे, वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले कवि परंपरा में रखती चली आती थी। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अब देखिए यहाँ से जो है प्रश्न मिलेंगे, हमें पंक्तियों से प्रश्न मिलेंगे और उनको हम लोग याद भी करेंगे। कह रहे हैं अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुराने पन के कारण बोलने की भाषा से बहुत कुछ, क्षमा चाहेंगे फिर से पढ़ते हैं, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। ठीक है, अब कह रहे हैं आचार्य शुक्ल की अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, ठीक है, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से बहुत भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक जो है पोथियों में चलती रही। अब देखिए विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। अब देखिए ये पंक्ति पूछ ले आपसे कि किसकी पंक्ति की, चलिए वीर हम्मीर पाव भर मेयड़ कंपई दिगमगड़ अंधार धूल सुर रह अच्छाई। अब देखिए यहाँ हम्मीर शब्द आ गया है तो आप तुरंत ध्यान रखते हैं हम्मीर आंसू सारंगधर का है, तो हम इस प्रश्न को सही कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए और एक चीज हमें और ध्यान देना होगा कि ये समय की चर्चा जो 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए
दूसरी ओर अगर हम खुसरो मियाँ की बात करें तो दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलिया और मुकरिया कह रहे थे। क्या एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। और यह प्रश्न परीक्षा में आ चुका है कि किसकी पंक्ति है। अब देखिए फिर उसके आगे की बात करें तो 15वीं शताब्दी में एक और विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृता भाष पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। ठीक है, अब क्या हुआ, विद्यापति के विषय में भी यह बात की गई कि इन्होंने भी मैथिली के अतिरिक्त प्राकृता भाष हिंदी, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं अपभ्रंश, या जिसे हम कह सकते हैं प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध, ठीक है, तो उसका भी काव्य पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। अब देखिए क्या ये पंक्ति आ चुकी है परीक्षा में नेट में, बालचंद विज्जावई भाषा दुही नहीं लगन दुज्जन हासा। ठीक है, किसकी पंक्ति है, बालचंद विज्जावई भाषा दुही नहीं लगन दुज्जन हासा। ठीक है, दुही नहीं लग गई दुज्जन हासा। ठीक है, तो ये विद्यापति की पंक्ति है। अब कैसे आप याद करेंगे, ठीक है, तो बिजावई शब्द को पकड़ लीजिए, बिजावई शब्द को पकड़ लीजिए और वहां से विद्यापति, ठीक है, विद्यापति पर दिमाग लगाइए कि विजावई विद्यापति, विजावई विद्यापति। ठीक है, अब देखिए कुछ तो कुछ आपको करना पड़ेगा, या तो बैठ के रटिए और वो संभव नहीं है, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ऐसे दिमाग लगाते रहिए, विद्वान बनते रहिएगा, लेकिन ऐसे समझते रहिए और प्रश्न हमें परीक्षा में सही करना, हमारा पूरा उद्देश्य ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। ठीक है, अब देखिए सामान्य परिचय आदिकाल का, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यही विशेषता है, वह जो है कभी आदिकाल की चर्चा करते हैं तो कबीर की भी चर्चा कर देते हैं। ठीक है, वो भक्ति काल में जाते हैं तो वो उदय में वो बताएंगे, नाथ पंथियों के बारे में बताएंगे, वो बताएंगे कि किस प्रकार कबीर ने नाथ पंथियों से साधनात्मक रहस्यवाद लिया, सूफियों से भावात्मक रहस्यवाद लिया, वैष्णव से अहिंसा तत्व लिया, हिंदी शास्त्रों से ज्ञान मार्ग की बातें लिए। तो ये सारी चीजें, प्रेम तत्व उन्होंने सूफियों से लिया। तो ये सारी बातें शुक्ल की विशेषता है, तो इन्हें हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए कबीरदास की एक पट्टी बानी सुनिए, कह रहे हैं कि आगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है, तो यही लिख लीजिए तुरंत फास्टर रिवीजन के लिए कि कबीर की पंक्ति है। देखिए सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषाओं का व्यवहार किया। ठीक है, विद्यापति ने दो प्रकार की भाषाओं का व्यवहार किया, कौन कौन सी, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। ठीक है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का भी व्यवहार किया, बोलचाल की देसी भाषा का भी व्यवहार किया। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया, और यह पंक्ति नेट की परीक्षा 2022 में पूछा जा चुका, 23 में पूछा जा चुका है कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवस्था किसकी पंक्ति है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, अर्थात देसी भाषा सबको मीठी लगती है। ठीक है, इससे वैसा ही अपभ्रंश मैं कहता हूँ। ठीक है, देसी भाषा सबको अच्छी लगती है, अगर आप भोजपुरी के क्षेत्र से हैं तो आपको भोजपुरी अच्छा लगेगा, अवधि के क्षेत्र से हैं तो आपको अवधि बोली अच्छी लगेगी। ठीक है, तो एक देसिल बहना सब जन मिठा। ठीक है, देसी भाषा अर्थात बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इसलिए वैसा ही अपभ्रंश मतलब देसी भाषा मिला हुआ मैं कहता हूँ। ठीक है, विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। ठीक है, विद्यापति ने क्या कहा, अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित जो बोलचाल की भाषा है, ठीक है, उसको क्या कह दिया, देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों हम लोग प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य पढ़ेंगे, प्रकरण 3 में तब हम लोग देश भाषा काव्य वीर गाथात्मक काव्यों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये स्पष्ट हुआ कि प्रकरण 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रकरण 2 में क्या पढ़ना है, प्रकरण 3 में क्या पढ़ना है, और अंतिम में जब हम लोग फुटकल रचनाओं को पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, और उसके बाद फिर हम लोग भक्ति काल के रूप करेंगे, और हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि ये पढ़ते हुए जो इनसे संबंधित प्रश्न है उनको भी मैं इनमें सम्मिलित करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।